This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग। आज हम कला शरीर विषय के बारे में दूसरा व्याख्यान देख रहे हैं। कल तक हमने कला विषय की या कला रचना जो है उसकी व्याख्या कला शब्द से या कला शरीर से क्या जानना चाहिए, ये सब बातें हमने कल देखी और उस विषय के बारे में चर्चा करते हुए फिर आगे जाते हमने मांसधरा कला, रक्तधरा कला, इनके बारे में हमने देखा। उसके बाद आज हम तीसरी कला देखने जा रहे हैं। रिकैप के लिए आपको एक बार फिर बता दूं, हमने सप्त कलाएं जिनकी गणना की, तो विशेषतः मांसधरा, रक्तधरा, मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पुरीषधरा कला, इन सब के बारे में हमने कल विचार किया और आज के इस व्याख्यान में हम उससे आगे जो विषय वस्तु है वह है श्लेष्मधरा कला, उसकी और आज हम विषय प्रवेश करें। तो मांसधरा से हमने कल देखा कि ये डीप फैशिया या फिर इंटरमस्कुलर सेप्टम, इन दोनों ही दृष्टिकोण से हमने इसको सोचना चाहिए। उसके हमने रक्तधरा कला में इंटरप्रिटेशन हमने किया कि ट्यूनिका एक्सटर्ना से लेके ट्यूनिका इंटरना तक जो कि ल्यूमेन के लेयरिंग रहेंगे, लेयरिंग यानी आवरण, या और लीवर और स्प्लीन, ये विशेष दो जो अवयव है, ये रक्तधरा कला के तौर पर हमने कल देखे। तीसरा हमने देखा मेदोधरा कला, और मेदोधरा कला सर्वभूतानाम उदरस्थम, यानी वो उदर में रहती है। ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम, अनुअस्थि यानी सरक्त मज्जा, और फिर बड़े अस्थियों में रहने वाला जो येलो बोन मैरो है, मज्जा धातु है, वह मेदोधरा कला में समाविष्ट होते। ठीक है, तो इससे आगे की विषय आज हम देखेंगे। तो श्लेष्मधरा कला के बारे में सुश्रुताचार्य कहते हैं, चतुर्थी श्लेष्मधरा सर्वसंधिषु प्राणभृताम भवति स्नेहाभ्यक्ते यथा ही अक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संधया साधु वर्तन्ते संश्लिष्टाः श्लेष्मना तथा। तो सुश्रुत शारीर स्थान चौथे अध्याय में कलाओं का वर्णन हमें मिलता है, गर्भ व्याकरण शारीर अध्याय में, और वहां पे श्लेष्मधरा कला में बताते हैं कि सर्वसंधि जो है प्राणभृताम यानी सभी प्राणी मात्राओं के, मेदोधरा कला के बारे में भी वैसे ही बताया कि ये सर्व प्राणियों में होती है। वैसे ही श्लेष्मधरा कला के बारे में बताते हैं प्राणभृताम यानी जो जो प्राणधारी व्यक्ति यानी सजीव है, उनमें सब में श्लेष्मधरा कला होती है, और वह संधियों में, सर्व संधियों में विद्यमान होती है। ये क्यों संधियों में विद्यमान होती है, तो वहां पे उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं, यथा ही अक्षय चक्रम साधु प्रवर्तते स्नेहाभ्यक्ति, यानी आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी हो या हमारी बाइसिकल हो, टू व्हीलर हो, कोई भी जहाँ पे चक्र है, अक्ष शब्द जो है वो आंखें के लिए है, यानी जो बीच वाला पोर्शन रहता है जिसमें पहिया घूमता है। ठीक है, तो बैलगाड़ी में दो पहिए हैं और बीच में जो लोहे का रॉड होता है उसको अक्ष कहते हैं, और चक्र यानी जो अपना व्हील है वो उसके ऊपर घूमता है। अगर देखिए वहां पे अगर ऑयलिंग, वंगन अगर नहीं है, ऑयल सफिशिएंट नहीं है, तो उस अक्ष में और चक्र का जो अंतर का हॉलो पोर्शन है, छिद्र है, वहां पे घर्षण ज्यादा बढ़ेगा और फिर जल्दी ही वह अक्ष या चक्र टूटने की संभावना रहेगी। ठीक है, अगर उसका ऑयलिंग प्रॉपर रहता है, मेंटेनेंस प्रॉपर रहता है, यानी वहां पे स्नेहाभ्यक्त जगह या स्थान रहता है जहां ज्यादा गति, मोमेंट है, तो वैसे ही संधियों में ज्यादा गति या हलचल रहती है, और इसीलिए वहां पे वात प्रकोप होने का जो संभावना है वह सबसे ज्यादा अधिक है। और इसीलिए व्यवस्था ऐसे है आयुर्वेद के दृष्टि से, वहां पे श्लेष्मधरा कला है। और आगे के श्लोक में
लाइन में, पंक्ति में वो बताते हैं, संध्या साधु वर्तन्ते संश्लिष्टाः श्लेष्मणा तथा। और वैसे ही साधु यानी अच्छे प्रकार से संधि वर्तन करते हैं, यानी उनकी क्रियाएं होती है, क्योंकि वह संश्लिष्टा श्लेष्मणा तथा, वहां पे श्लेष्मधरा कला होती है। तो श्लेष्मधरा कला ये चौथी कला है, और सुश्रुताचार्य उसको सभी संधियों में, यानी छोटे संधि है या बड़े संधि है, संधियों के हमने प्रकार भी देखे हैं, उलूकल संधि है, कोर संधि है, वायस्तुंड है, कोई भी प्रकार का संधि है, या रचनात्मक दृष्टि से अन्य कोई प्रकार हो सकता है उसके, तो यानी स्थिर संधि है या फिर चल संधि है, तो सभीयों में श्लेष्मधरा कला विद्यमान होती है। इसको अगर आधुनिक या मॉडर्न एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की दृष्टि से हम देखें, तो जो भी साइनोवियल मेम्ब्रेन रहेगा इस आकृति में जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड के, तो आकृति में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है और साइनोवियल फ्लूइड, ये आपके सामने हेल्दी नी जॉइंट का एग्जांपल रखा है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल जो मेम्ब्रेन रहेगा, इन दोनों को हमने श्लेष्मधरा कला के तौर पे जानना चाहिए। तो फॉर प्रॉपर लुब्रिकेशन एट द फ्रिक्शनल एरिया ऑफ द व्हील्स, इट हेल्प्स स्मूथली एंड फॉर क्वालिटी मूवमेंट। ओके, उसमें कोई भी आवाज नहीं आएगी कर कर, यानी फ्रिक्शन रहित वो मूवमेंट रहेगा, घर्षण बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे श्लेष्मा है। और इसी दृष्टि से वही जो फंक्शन है अक्ष और चक्र का वहां पे ऑयलिंग करने का, वही होता है, क्योंकि वहां शॉक एब्जॉर्बेंट और स्ट्रेन जो मूवमेंट का वहां पे रिपीटेडली रहता है, वैसे ही संधियों में रहेगा। और इसीलिए श्लेष्मधरा कला होने के वजह से मोस्ट इसेंशियल फॉर द स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ ऑल जॉइंट प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, सो श्लेष्मधरा हम को रिलेट कर सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन से। ओके, तो बिकॉज साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर द इनर सरफेस ऑफ द जॉइंट। देखिए यहाँ पे ये बड़ा चित्र है, तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, उसके ऊपर ही साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड। कार्टिलेज ये अस्थि में आएगा, इसको हम श्लेष्मधरा कला नहीं समझ सकते, लेकिन उसमें जो स्मूथ लाइनिंग रहेगा उसको हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। Synovial fluid is secreted by the synovial membrane, and we can compare it with the श्लेष्मा, especially श्लेषक type of kapha. So श्लेषक कफ जो श्लेष आलिंगने शब्द से श्लेष्मा बनता है, तो उसको दो या अधिक वस्तुएं इकट्ठा रखना, वो बॉन्ड जो है स्थिरता प्रदान करता है कफ, इसीलिए। और वही रोल यहाँ पे श्लेष्मधरा कला का जानना चाहिए। पांचवी कला है पुरीषधरा कला। पुरीष शब्द से आप समझ सकते हो ये स्थूल मल है, फीकल मटेरियल, ठीक है, इससे संबंधित कला। तो वो पांचवी कला है। पंचमी पुरीषधरा नाम यह अंतःकोष्ठे मलम अविभजते पक्वाशयस्था यकृत समन्तात् कोष्ठम च तथा अंतराणि समाश्रिता उंडुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला। पुरीषधरा कला को ही मलधरा कला कहते हैं, क्योंकि पुरीष, मूत्र, स्वेद, इनमें से जो स्थूल पुरीष मल है उसको ही प्रधान मल कहा गया है या स्थूल मल है। तो स्थूल मल और द्रव मल, इस पद्धति से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये पांचवी कला है और उसका स्थान बताया है पक्वाशय और कोष्ठ, ठीक है। तो कोष्ठ में विशेषतः कोष्ठ, यह हम उसके बारे में स्वतंत्र कोष्ठ और कष्टांग के बारे में व्याख्यान लेने वाले हैं भविष्य में। तो कोष्ठ जो है, इसको इन जनरल अगर ग्रॉसली हम कहें तो मेनली एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स रहेंगे और चेस्ट के ऑर्गन्स भी इंक्लूड होते हैं कोष्ठ और कोष्ठांग में। यहाँ पे हम एब्डोमिनल कैविटी में जो जीआई ट्रैक है उसको ही यहाँ पे हम समझें। तो पर्टिकुलरली यह यकृत के आजू बाजू में जो कोष्ठ परिसर है उसको हमने यहाँ पे जानना चाहिए। तो food gets separated in the Sara and Malabhaga in Purishava Srotas with the help of Purishadhara Kala. तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक, यानी स्टमक, देन डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक पचन का कार्य होता है। यानी
बाह्य घटक जो है वो शरीरस्थ घटक उसको अग्नि ले सके, इस पद्धति से उसको बनाया जाता है, जिसे प्राइमरी डाइजेशन भी मैं कहता हूँ, या प्रथम प्रकार का पचन है वो। और फिर उस स्थूल पचन के बाद सूक्ष्म पचन के लिए धातु अग्नि की ओर वह आहार रस जाता है। यानी आहार रस की निर्मित जो है वह लघु अंत्र तक होती है, और लघु अंत्र के बाद जो बृहद अंत्र आता है जिसे कोलॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कोलॉन्स है? उंडुक स्तंभ, देखिए वहां पे स्पेसिफिक बताया है उंडुक स्तंभ, यानी उंडुक से लेके आगे का पक्वाशय तक जो भाग आता है, तो पक्वाशय से रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन, यह अर्थ हम लेंगे। और उंडुक स्तंभ यानी उंडुक से आगे का भाग। उंडुक क्या है? सीकम। आज अगर मॉडर्न एनाटॉमी के दृष्टि से देखें तो उंडुक स्तंभ, उंडुक स्तंभ, ऐसे दो पाठभेद वहां पे आपको श्लोक में दिखेंगे, उसका अर्थ है सीकम। तो सीकम जो ऑर्गन है या पोर्शन है उस ऑर्गन का, वहां से आगे पूरी पुरुषधरा कला है। मैं कह रहा था कि जहां लघु अंत्र में तक जो पचन होता है वह फिर आगे बढ़ता है, समान अग्नि जो कार्य करता है कि आगे आगे वह अन्न जो है या मटेरियल जो है पुश करता रहता है। फिर ये मलधरा या पुरुष वह स्रोतस जो है कोलॉन्स में, वहां पे आने के बाद उसका जो इंटरनल लाइनिंग है कोलॉन्स का और रेक्टम का, वहां पे पुरुषधरा कला विद्यमान है। और वहां पे उसका कार्य बताया है मलम अभि मलम अभिविभजते। तो वहां पे वो सार और मल इनका विभाजन करती है। तो पुरुषधरा कला का यह कार्य बताया है। ठीक है, आगे कुछ श्लोक देखते हैं हम। पंचमी पुरुषधरा नाम अष्टांग संग्रह में से कुछ अधिक वर्णन प्राप्त होता है। सा ही आंत्र आम पक्वाशयाश्रिता कोष्ठांतर उंडुकस्थम मलम विभजति। तो यहाँ पे स्पष्ट हमें आम पक्वाशयाश्रिता ऐसे शब्द मिलता है। यहाँ पे पक्वाशय सिर्फ लिखा है, यहाँ आम यानी आमाशय से लेके, एक्चुअली आमाशय की भी जो व्याप्ति है वो क्रियात्मक बताती है। और आमाशय कौन सा अवयव है? तो दो स्तन और नाभि के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसके बीच में जो अवयव है, और मुख्यतः इसमें आमाशय से लेके लघुवंत्र तक सभी आते हैं। और इसीलिए आमाशय, लघुवंत्र और कोलॉन्स विथ रेक्टम, ये सभी अवयव उसमें समाविष्ट हो गए, ऐसा संग्रहकार मानते हैं या बताते हैं। ठीक है, और इसी को पुरुषधरा कला को ही मूलधरा कला ही बताते हैं। गई नाम के जो आचार्य है उनका मत आप नीचे के श्लोक में देख सकते हो। गई तो अंतःकोष्ठे कोष्ठ मध्ये तत्र अपि रस विभागे किट्टस्य पुरुषत्वात् तत्पुरुषम कोष्ठे विभजति कोष्ठात् पृथक करो। तो यहाँ पे अंतःकोष्ठ जो है, यानी मध्य भाग, ऐसे वो बताते हैं। वहां पे रस विभागे किट्टस्य पुरुषत्वात्, तो रस धातु जो है या आहार रस है उसका विभाजन या आहार रस सेपरेट किया जाता है, और किट यानी मल भाग जो है उससे पुरुष मल तैयार होता है। इस पद्धति का सेपरेशन जो कार्य है, ठीक है, सारा भाग और किट्ट भाग का, यह पुरुषधरा कला का है। तो मलम अभिविभजते, इस शब्द का अर्थ है, देखिए मल जो है वो दो स्वरूप का रहेगा या दो प्रकार का रहेगा, यूरिन और फीसेस। तो इसका अर्थ यह है कि सेपरेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एज यूरिन एंड फीसेस। दैट्स व्हाई आयुर्वेद के दृष्टि से मूत्र मल की उत्पत्ति भी जो है वो किडनीज में नहीं होती, वो बृहदांत्र या कोलांस में होती है, पक्वाशय में होती है। ठीक है, तो however it takes it as feces which excrete food, and in separation of which Agni and Vayu also collaborate. तो अग्नि का भी उनका अपना महत्व है और वायु उसमें सहाय्य करता है। तो ये कार्य होता है मलम अविभजते शब्द से। तो इसको हम कैसे जाने? और इसीलिए जो भी ये मूत्रवाह स्रोतों संबंधित व्याधियां हैं उसमें बस्ती प्रयोग अगर करें तो इसीलिए उसका उपयोग होता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हमने भी देखे हैं। क्योंकि मूत्र निर्मित का कार्य जो प्रथमतः अगर कहीं होता है तो वह होता है पक्वाशय। ठीक है,
आगे जाते हैं। थ्रू दिस कला इज स्प्रेड ओवर एंटायर जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अन्नवाह स्रोतस पूरे में है। इसीलिए जो अष्टांग संग्रहकार बताते हैं आम पक्वाशयाश्रिता है, तो आमाशय भी है उसमें, पक्वाशय भी है, सभी उसमें महास्रोतस आएगा। Involving almost all the viscera, it is said as being situated in intestine because feces are there. विशेषतः वहां पे सुश्रुताचार्य जो पक्वाशयाश्रिता बताते हैं, क्योंकि फीकल मटेरियल मेनली पुरीशमल वहां पे स्थित होता है, इसलिए। अभी मलम विभजते, इसका अर्थ यूरिन और यानी मूत्रमल और पुरीशमल, इनको वहां से यानी महास्रोत से बाहर निकालने वाली, सेपरेशन करने वाली पुरीशधरा कला होती है। पुरीशधरा कला अगर मॉडर्न साइंस से हम कंपेयर करें तो सुश्रुताचार्य जैसे बताते हैं, पुरीशधरा कला इज प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज सेपरेटेड इन सारायन, किट और मलबार, which in modern can be correlated with the large intestine. Okay, so the similarity or correlation can be easily identified. Acharya Sushruta said that it is near to the Yakrit, so it can be the hepatic flexure as it is near to the liver, as well as large intestine within the innermost layer of, that is mucosal and submucosal layer, can be correlated with पुरीशधरा कला। तो उसको आधार देने वाले जो हेपेटिक फ्लेक्चर इत्यादि है वह भी इसमें आ सकते हैं, और विशेषतः म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर जो है वह लार्ज इंटेस्टाइन के इसमें प्रधानतः आएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने चित्र है, विशेषतः म्यूकोजा और सब म्यूकोजा कैसे होते हैं उसके लेयर्स, और बीच में ल्यूमेन है उसको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो म्यूकोजा के ये विलाय दिखते हैं, और इसमें से ही एब्सॉर्प्शन या विभाजन का कार्य बहुत अच्छे से होता है। तो ये नीचे वाला चित्र उतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी आपको समझने के लिए ये पर्याप्त है। और ये जो कॉर्नर में आकृति दी है वह हिपैटिक फ्लेक्चर का लोकेशन बताने के लिए आपको दी है, क्योंकि कोलॉन्स जो है वो हिपैटिक फ्लेक्चर या लीवर से कनेक्टेड रहते हैं। तो फ्लेक्चर्स इस पद्धति से हिपैटिक फ्लेक्चर, स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ये इसमें समाविष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन करें। आगे की छठी कला है पित्तधरा कला। पित्तधरा कला क्या है? षष्ठी पित्तधरा कला, छठी कला है या यानी उसका कार्य बताते हैं। चतुर्विधम अन्नपानम आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धारयति। और फिर आगे वो अन्न के या आहार के प्रकार बताते हैं। अशितम, खादितम, पीतम, रीढ़म पोष्ठगतम नृणाम तज्जीर्यति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसा। यहाँ पे मैंने विस्तार नहीं किया, लेकिन पुरीशधरा कला या एव पुरीशधरा कला सा एव मज्जाधरा कला, इस पद्धति से हमें मज्जाधरा कला और पुरीशधरा कला का कोरिलेशन मिलता है। और फिर अगर मज्जा विशिष्ट कोई व्याधि है तो पुरीशधरा कला को भी सोच के, यानी जीआई ट्रैक को सोच के अगर आप उसको औषधि देंगे तो उसका प्रयोग भी सिद्ध होता है। आगे हम मज्जाधरा कला में इसको थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। चलते हैं फिर से पित्तधरा कला की ओर। तो ये छठी कला है, और विशेषतः वह क्या है उसका कार्य? तो इट रिसीव एंड रिटेन द सेमी डाइजेस्टेड फूड। तो प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धारयति, पक्वाशय उपस्थित जो मटेरियल है विच इज सेमी डाइजेस्टेड, उसको धारण करता है। और उसका या चतुर्विधम अन्नपानम आमाशयात, तो आमाशय से प्रच्युत हुआ और प्रक्वाशय में उपस्थित हुआ अन्न का धारण करती है। ठीक है, और ये चतुर्विध आहार बताया है। अशित यानी चिवेबल, जिसको चबाया जाता है। खादित यानी जिसको स्वालो किया जाता है। पीत यानी जिसको हम पीते हैं। लेह्य जिसका लीकिंग या चाटते हैं हम। ये चार प्रकार के आहारीय पदार्थ से डाइजेस्ट ऑल 4 काइंड ऑफ फूड्स, दैट इज दिस अशित, खादित, पीत, लीढ़। तो इन चारों को ही पचाने का कार्य जो है जीर्यति यथा कालम, तो इनको डाइजेस्टिव फायर, और जिसे हम अग्नि कहते हैं, दैट हेल्प्स। ओके,
So here Agni is the main factor for the digestion and the absorption of food. So हम अन्य प्रकार से अगर यहाँ पे शोषितम पित्त तेजसा, पित्त का जो तेजस है या उसका उष्ण अंश है, विशेषतः उष्ण भूमि से ये पित्त धरा कला कार्य करती है। या हम अन्य भाषा में अगर कहे तो जो अग्नि का, जाठराग्नि का विशेषतः जो प्रथम पचन करता है, स्थूल पचन करता है, आहार से आहार रस की निर्मिति, वह जाठराग्नि का कार्य पित्त धरा कला के माध्यम से होता है। ऐसा अगर हम कहें तो उचित रहेगा। ठीक है। दलनाचार्य बताते हैं पित्तम अत्र अंतर अंतः अग्नि संज्ञकम। दलनाचार्य यहाँ पे स्पष्ट बताते हैं कि यहाँ जो पित्त शब्द है वह अंतराग्नि को दर्शाता है। तो जाठराग्नि के कायाग्नि, देहाग्नि, अंतराग्नि ऐसे विविध, ऐसे भिन्न भिन्न उसके सिनोनिम्स या पर्याय है अग्नि के, जाठराग्नि के। तो उसमें से ही अंतराग्नि शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है, जो जाठराग्नि या कायाग्नि को दर्शाता है, उसको यहाँ समझना चाहिए। अष्टांग संग्रहकार भी यहाँ पे पित्तधरा के बारे में, कला के बारे में बताते हैं। पित्तधरा नाम पक्व आम आमाशय मध्यस्था, ऐसा शब्द चाहिए, यह नहीं है। सा ही अंतरग्ने अधिष्ठानतया आमाशयात् पक्वाशयोन्मुखम अन्नम बलेन विधार्य पित्त तेजसा शोषयति पचति पक्वम च विमुञ्चति। दोष अधिष्ठिता तु दौर्बल्यात् आमम एव वाततो असावन्नस्य ग्रहणात् पुनः ग्रहणी संज्ञा बलम च तस्याः पित्तम एव अग्नि अभिधानमताः सा अग्निस्तब्धो उपब्रहितैक योगक्षेमा शरीरम वर्तयति। तो देखिए थोड़ा विस्तार से अष्टांग संग्रहकार पित्तधरा कला के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि अंतराग्नि जो है, जो आमाशय और पक्वाशय इनमें स्थित है, यानी जैसा हमने कहा जीआई ट्रैक में संपूर्ण महास्रोतस में यह पित्तधरा कला एज ए इनर लाइनिंग वहां पे प्रतिष्ठित रहेगी या होती है। और वह क्या करती है, पित्त के तेज से वहां पे पचन के बाद शोषण का भी कार्य करती है। पित्त तेजस से क्या करती है, शोषण यानी एब्सॉर्प्शन, पचती यानी डाइजेशन, और पक्वम च विमुंचति यानी जिसका डाइजेशन हो चुका है उनको आगे की तरफ ढकेलने का या भेजने का कार्य वह करती है। और ग्रहणी इस अवयव का डिओडिनम, जिसे हम यहाँ कोरिलेट करते हैं डिओडिनम और से, तो ग्रहणात ग्रहणी बता, ऐसा उसका यहाँ पे उस शब्द का भी, ग्रहणी उस अवयव का नाम क्यों दिया है ऐसा बताते अष्टांग संग्रहकार वाग्भट। आगे पित्तधरा कला को अगर हम मॉडर्न साइंस के साथ कोरिलेट करें तो ग्रहणी, जो ग्रहणात ग्रहणी मता, ये जो अष्टांग संग्रहकार वाग्भट बताते हैं, तो that duodenum is a main location, that is the small intestine or first part of small intestine. Okay, it is the location where semi digested food receives from the stomach, hold it for a time and then get digested. Hence it can be duodenum and its inner layer that secretes the digestive enzymes and helps to digest the food. देखिए पुरुष धरा कला कहाँ पे रहती है, पित्त धरा कहाँ पे रहती है, इसको हमने हमारे पद्धति से उसको विविक्त करके, उसको विभाजित करके देखा है यहाँ पे। तो जो ये पुरुष धरा कला है यह विशेषता कोलॉन्स में रहेगी। ठीक है। और ये पित्त धरा कला जो है विशेषतः ये स्मॉल इंटेस्टाइन, विशेषतः फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में रहेगी। तो हमारी पद्धति से हमने शास्त्र को समझने का ग्रंथकारों के मार्गदर्शन से प्रयत्न करना चाहिए और उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं कि आयुर्वेदीय शरीर जो है वह क्रिया और रचना दोनों को मिला के कहा गया है, जिसका स्वास्थ्य रक्षण और चिकित्सा ये दोनों प्रयोजन से जो उपयुक्त है। ठीक है। तो ये फिगर्स आप सभी जानते हो। और विशेषतः ये ग्रहणी, इसको हमने इनर लाइनिंग ऑफ ग्रहणी या डिओडिनम, ऐसा इसको हमने कोरिलेट किया है। तो इसीलिए ये चित्र आपके सामने आते हैं। जब भी आपको कोई एक कला के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, तो उसको आपने आकृति निकाल के उसको समझना भी आवश्यक है या समझाना चाहिए। आपको समझा है यह आपने एग्जामिनर को, वो थियरी हो या प्रैक्टिकल को, आपने समझाना चाहिए आपको क्या समझा है।
तो उसीलिए पिक्चर्स की आप जरूर मदद ले। चलते हैं आगे। 7वीं कला है शुक्रधरा कला। तो सप्तमी शुक्रधरा या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी। तो शुक्रधरा कला जो है वो सर्व प्राणियों में होती है और सर्व शरीर उसका स्थान है। और यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं शुक्र धातु के बारे में भी आपने ये उदाहरण देखे हैं, वहां पे हमने चित्र भी देखे हैं कि यथा पयसी सर्पितु गूढ़ा च इक्षौ रसौ यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यात भिषग्वराः। तो जिस प्रकार पय यानी दूध में घी होता है, और वो कैसे होता है, गूढ़ होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन कोई नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकता। इक्षु में अगर आप कांड देखें इक्षु का, तो उसमें रस है कण कण में। और वैसे ही शरीरेषु तथा शुक्रम, शरीर में उसी प्रकार से कण कण में, संपूर्ण शरीर में, प्रत्येक पेशी में शुक्र जो है वह नृणाम यानी मनुष्य के शरीर में रहता है। विद्यात विषक वराह, तो जो श्रेष्ठ वैद्य है, वर यानी श्रेष्ठ, विषक यानी वैद्य, आयुर्वेद डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर जो श्रेष्ठ है, तो उसने ऐसे समझना चाहिए। तो ये सप्तम कला है, 7वीं कला है, और वह कहाँ लोकेटेड है, थ्रू आउट द बॉडी। और वही एग्जाम्पल जो हमने समझा है, तो नेकेड आईज को यानी चर्म चक्षु से उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको ज्ञान चक्षु से समझे तो जरूर समझ में आती। आगे 22वें श्लोक में द्वंगुले दक्षिणे पार्श्वे बस्ति द्वारस्य च अपि अधः मूत्र स्रोताः पतात् शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तते। तो विशेषतः पुरुष शरीर के बारे में कहाँ से शुक्र का प्रवर्तन होता है वो नेक्स्ट श्लोक में आता है, सुश्रुत 4.7 अध्याय में। तो वहां पे वो इजैकुलेशन या फिर सेमिनल वेसिकल से होते हुए वो मूत्र द्वार से ही प्रकट होता है। बस्ती द्वार से चापिया था, यानी बस्ती के पोस्टेरियर एरिया में और लोअर पोस्टेरियर एरिया में वह मौजूद होती है कला। इस पद्धति से उसका थोड़ा व्यक्ति स्थान बताया है जहाँ पे उसकी व्यक्तिता होती है। तो इसको अगर कोरिलेट करें, इफ वी टेक शुक्र एज सीमेन, it is not wise to tell that the semen is produced all over the body, okay, because it is produced in the testes. Ayurveda also tells the same while explaining the shukra vasrotas. जैसे मैंने अभी आपको बताया। Here one question also arises that shukra kala can be compared with semen, then what about the female? Because shukradhara kala is also present in every person. That means the female body is also having shukra dhatu and shukradhara kala. So what about it? And that's why we have to understand the concept of shukradhara kala as the zygote level. Okay, whole body is formed from the sperm and ovum. So basically, on the basis of the level of it's acceptable that every part of the body is formed from these two cells, that is the ovum and sperm. Thus, we can justify that the shukradhara kala explained by Acharya Sushruta that it is everywhere in the body is in that way we have to understand. Okay, so these are the units of the human body, that is this sperm and ovum. Okay, so हम इसीलिए कहते हैं कि शुक्र का जो अष्टांग हृदयकार कार्य बताते हैं वह क्या है, गर्भोत्पादन। और गर्भोत्पादन से हम हमेशा, मैं बताता हूं विद्यार्थियों को कि हमेशा उसका अर्थ हम क्या लेते हैं गर्भोत्पादन से, टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट प्रोजेनी, यानी कंसेप्शन, और कंसेप्शन से फीटस तैयार होगा या जाइगोट, और फिर उससे तो उसका अर्थ नहीं गर्भोत्पादन। गर्भ का अर्थ अगर पेशी नहीं है तो पेशी का नवनिर्भोत्पादन का अर्थ पेशी निर्माण। और इसीलिए आपको अगर स्किन पे कहीं लगता है, ठीक है, मांस धातु लगता है, आपका बोन फ्रैक्चर होता है, कटता है, तो उसको हील करना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र स्वयं उसके पेशियों का निर्माण करना, टू जनरेट न्यू सेल इज अ फंक्शन ऑफ शुक्र धातु, और वही शुक्र धरा कला का कार्य है। और इसीलिए डायबिटीज में, खास करके मधुमेह में, शुक्र धातु जो है वह दुर्बल रहता है, शुक्र धरा कला वीक रहती है, शुक्र वस्रोतस का कार्य अच्छा नहीं होता है, और इसीलिए उनके जो जख्म है या वुंड्स है वो जल्दी हील नहीं होते।
और इसीलिए अगर डायबिटिक वुंड में, ठीक है, आप अगर शुक्र धातु वर्धक या शुक्र धातु अग्निवर्धक औषधियां दे जैसे वंग भस्म इत्यादि, तो वह वुंड जल्दी हील होते हैं। तो केवल और केवल उसको स्पर्म और ओवम तक समझना ये ठीक नहीं रहेगा। जो हमने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देखा वो संपूर्ण शरीर कैसे व्याप्त है, क्योंकि यही स्पर्म और ओवम इकट्ठा होकर जो जायगोट मिलता है उसमें ही बीज रूप से संपूर्ण शरीर होता है। यह हमने गर्भ शारीर के व्याख्यान में देखा है। तो उसके तौर पे भी उसको समझना चाहिए। और टू इज अ फंक्शन ऑफ शुक्र धातु, दैट इज गर्भोत्पादन, ऐसा हमने उसको जानना चाहिए। ठीक है, तो संक्षेप में हम यहाँ पे देखेंगे, अगर कलाओं को केवल रचना विषय तक हमने सीमित नहीं रखना है, उसको स्वास्थ्य रक्षण और चिकित्सा तक हमने उसका उपयोग करना चाहिए, तभी उसकी अप्लाइड जो एनाटॉमी है उसका प्रयोजन जो ग्रंथकार बताते हैं वह सफल रहेगा। जो त्रिविध रोग मार्ग बताते हैं, कोष्ठ शाखा मार्ग और मर्मास्थि संधि मार्ग, तो उसमें से मांसधरा कला, रक्तधरा कला, मेदोधरा कला, ये जो पहली 3 कलाएं हैं ये शाखा जो रोग मार्ग है उससे संबंधित है। फिर श्लेष्म धरा कला, पुरुष धरा कला और पित्त धरा कला, ये विशेषता वात पित्त कफ से कनेक्टेड हम करेंगे तो ठीक रहेगा। उनसे संबंधित विकृतियां हमें वैसे उस पद्धति से हम ट्रीट कर सकते हैं। और फिर शुक्र धरा कला जो लास्ट में है, ठीक है, तो वह जो है वह शुक्र धरा कला सबसे अंतिम है और शुक्र धातु पे विशेषतः कार्य करने वाली। अब अगर इस टेबल को अच्छे समझे तो रक्तधारा कला से संबंधित प्लीहा और यकृत अवयव कोष्ठ में होते हैं। मेदोधरा कला से संबंधित उदर और वृक्क अणुअस्थि, ये देखिए, यानी मांसधरा कला यह केवल आपको दिखेगी शाखा मार्ग में, और बाकी की जो कलाएं है वह विशेषतः आप देखोगे कि तीनों मार्गों में वह व्याप्त है। ओके, और दूसरी तरफ से अगर हम समझे, जिनका उल्लेख सुश्रुताचार्य नहीं करते लेकिन अष्टांग संग्रहकार बताते हैं, अस्थिधरा कला, तो या एव अस्थिधरा कला सा एव पुरुष धरा कला, ऐसा होने की वजह से वह स्वतंत्र रीत्या अस्थिधरा कला को सुश्रुताचार्य नहीं बताते। और पित्तधरा कला में जैसे ही मज्जाधरा कला, यह पित्तधरा कला से ही संबंधित है। तो इसीलिए गट ब्रेन एक्सिस जो कहा जाता है उसी दृष्टि से, यानी मज्जा संबंधित अगर कोई विकार है तो उससे पचन से संबंधित विकारों को अगर दूर किया जाएगा तो अवश्य ही मज्जा धातु से संबंधित विकार भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये जो है सप्त कलाओं का आपको रिलेशन बहुत अच्छे मुझे ये स्लाइड लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कला यानी हम लास्ट में क्या जानेंगे, इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन that stimulate, okay, that we can correlate actually with kala, digestion and metabolism in Ayurveda especially. That is Dwarkanath ji is saying that plasma membrane and cell membrane which are doing the function of digestion and metabolism, that we can correlate with kala. Fibrous or serous or mucous membrane, that Dr. Ghanekar ji is explaining about kala. Then why, that is in 2019 it is explained that interstitium, okay, so interstitium, not interstitium, sorry, interstitium is kala. It's different barriers and interfaces in the body, that all meaning we have to take together to understand the kala. It is not only Dwarkanath ji opinion or only Ghanekar ji opinion, we have to understand. As a scholar of Ayurveda, we should respect all opinions and we should consider and think in that way. Okay, so last में ये जो घानेकर, डॉक्टर घानेकर सर जी की टीका है शारीर स्थान की, उसमें से ये जो स्नैपशॉट लिया है वो मेदोधरा कला तक हमने कल देखा था। श्लेष्म धरा कला तो साइनोवियल मेम्ब्रेन विद साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड सेपरेटली नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि मेम्ब्रेन से ही फिर सीक्रेट होता है इसलिए। पुरुष धरा कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलन एंड रेक्टम, पित्त धरा कला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, शुक्र धरा कला इज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकुलर सेमिनालिस एंड वास डिफरेंशिया एटसेट्रा। तो 10 कला शरीर को आप केवल रचना या एनाटॉमी न समझते हुए उसको क्रियात्मक दृष्टि से भी सोचे और उसका स्वास्थ्य रक्षण के लिए एवं व्याधियों की चिकित्सा के लिए
कैसे हम उपयोग इस ज्ञान का कर सकते हैं उसका प्रयास करें। धन्यवाद। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो उनको अभी देखें।